साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के पार्ट 3 पे एमसीक्यू क्लासेज। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के एमसीक्यू क्लासेज पे पार्ट 3 के रूप में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला अपना एमसीक्यू है, राजस्थान लोक उपापन में, इट मीन्स आरटीपीपी में एकल स्रोत के माध्यम से, इट मीन्स सिंगल सोर्स के माध्यम से नियम 17 फर्स्ट के तहत नागरिक उड़न विभाग को उपापन किए जाने हेतु वित्तीय सीमा कितनी निर्धारित की गई है। साथियों, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि नागरिक उड़न विमान जो डिपार्टमेंट है उसको वित्तीय सीमा कितनी निर्धारित की गई है एकल स्रोत उपापन के माध्यम से। तो इसमें बताना है साथियों, यहाँ ऑप्शन अलग अलग आ सकते हैं कुछ भी, जैसे कि 16 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 18 लाख। साथियों, ये अभी कुछ समय पहले ही चेंज किया गया है, नया संशोधन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। इसमें द आंसर आ गया 18 लाख रुपए है, और नॉर्मल में कितने हैं साथियों? 12 लाख हैं। ठीक है, अगला है, राजस्थान लोक उपापन में यूबीएन में अंकित 16 नंबर में से प्रथम 3 वर्ण या अक्षर या नंबर किसका संकेत है। साथियों, यूबीएन जो होता है ये 16 नंबर का होता है, इसके शब्द के अलग अलग होते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन अपना जो बनाया वो है कि प्रथम 3 अक्षर किसका संकेत है। निम्न में से आपको बताना है, बोली के प्रकार का है, वित्तीय वर्ष का है, यूबीएन का क्रमांक है, विभाग का कोड होता है। तो यहाँ साथियों इसमें आपको आंसर देना, ब आंसर देना वित्तीय वर्ष का होता है। जब ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 5वां अक्षर, 5 शब्द जो होते हैं वो किसके होते हैं, तब आपको बताना है यूबीएन क्रमांक होगा। ठीक है, अगला है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम में निम्न का पूर्ण नाम को सुमिलित कीजिए। यहाँ कहने का मतलब ये है साथियों, यहाँ शॉर्ट फॉर्म दी गई है या फुल फॉर्म दी गई है, आपको इनको इस प्रकार से मैच करना है। हो सकता है एमसीक्यू अलग से भी आ जाए या इस प्रकार से भी एमसीक्यू आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूबीएन की, एनआईबी की, आईटीबी की, बीडीएस की। तो यहाँ फुल फॉर्म आपको बता करके इस प्रकार से इनको मैच करना है और ये इनमें से आंसर बताना है। तो साथियों, इसके आंसर जो आएगा, इसमें आंसर आएगा ब आंसर आएगा। यूबीएन की फुल फॉर्म होती है यूनिक बिड नंबर। ठीक, एनआईबी की होती है साथियों नोटिस इनवाइटिंग बिड्स। आईटीबी की होती है साथियों इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर्स। बीडीएस होता है बिड डाटा सीट। ठीक है साथियों, अगला है, राजस्थान लोक उपापन में दर्ज संविदा नियम 29 है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में आई भी लिखा है, हो सकता है 29 आई आ जाए या 29 आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो राजस्थान लोक उपापन में दर्ज संविदा नियम 29 है या आई, कौन सी दर्ज संविदा बढ़ाई जा सकती है। यहाँ ये कह रहा, इसका अर्थ ये है साथियों कि आरटीपीपी का जो नियम 29 है वो दर्ज संविदा से संबंधित है। इसमें कौन सी दर्ज संविदा, इसमें साथियों 3 माह तक दर्ज संविदा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। तो ये कहा गया है वो कौन सी दर्ज संविदा होती है जिसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वह संविदा जो खत्म हो गई हो। ठीक, कब बढ़ा सकते हो? जब वो ख़त्म हो गई हो, जब वो विद्वान हो, जब कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मदद या तो ख़त्म हो भी हो गई हो या विद्वान हो, तो या उपापन संस्था की इच्छा अनुसार। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसके अंदर साथियों क्या आंसर आएगा? ब आंसर आएगा, विद्वान हो। इट मीन्स वो जीवित होनी चाहिए, वो चलनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। वो संविदा खत्म हो गई तो आप नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें कहा गया ब आंसर आएगा आपको। अगला है, राजस्थान लोक उपापन में दर्ज संविदा के अनुसार कीमतें किस खंड के अध्ययन रखी गई है। ये एमसीक्यू भी साथियों दर्ज संविदा से ही बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि दर्ज संविदा के अनुसार कीमतें किस खंड के अध्ययन रखी गई है। तो
तो आपको इसमें से बताना है कीमत बढ़ने के अनुसार रखी गई है, कीमत गिरने के अनुसार रखी गई है, संविदा के अधीन रखी गई है, या कीमत बढ़ने या गिरने के अधीन या दोनों के अधीन रखी गई है। तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर आएगा, ब आंसर आएगा, कीमत गिरने के अनुसार इस खंड के अधीन रखी गई है। ठीक है साथियों, अगला है, यहाँ कीमत गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं साथियों, यहाँ गिरने का मतलब है कि जिसकी सबसे कम रेट होगी उसको टेंडर देना है, उससे दर संविदा अपने को करनी है। अगला है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम के अनुसार निम्न उपापन पद्धति के तहत कितनी प्राकृतिक लागत, यहाँ प्राकृतिक लागत का मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब होता है जो बिड की जो भी एस्टीमेट कॉस्ट होती है या जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं उसकी जो एस्टीमेट जो अनुमानित लागत होती है वो होती है प्राकृतिक लागत। ठीक है, तो आरटीपीपी के अनुसार उपापन पद्धति के तहत कितनी प्राकृतिक लागत या मूल्य की वस्तु का उपापन एक अवसर में किया जा सकता है, एक अवसर में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अवसर का, एक वित्तीय वर्ष के अंदर। ठीक, तो आप ये बनाया गया है एक अवसर में, तो आपको इसमें क्या कि अलग अलग यहाँ पे क्या दी गई है, पद्धतियाँ दी गई है, जैसे सीमित बोली, कोटेशन पद्धति, कोटेशन के बिना मौके पे करें, और यहाँ एक अवसर पर कुछ लिमिट दी गई है, तो आपको इससे मैच करना है जो भी होगा और उसमें से एक आंसर देना होगा। तो इस प्रकार के एमसीक्यू में साथियों में सीधा आंसर बता देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा। सी आंसर आएगा, इसमें क्या आएगा, सी आंसर आएगा। इसमें क्या है, जैसे सीमित बोली, सीमित बोली की एक अवसर में आप कितना ले सकते हो साथी, एक अवसर में कितना ले सकते हो आप, 2 लाख से कम होनी चाहिए। सीमित बोली में कितना होना चाहिए साथियों, 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक, दूसरा है कोटेशन पद्धति। कोटेशन पद्धति के अंदर ये कहा गया है कि 1 लाख से कम होनी चाहिए। एक अवसर पर आप सामान ले रहे हो तो वो 1 लाख से कम होगी। अगला है, कोटेशन के बिना ले रहे हो तो वो 10,000 तक हो सकती है, 10,000 तक हो सकती है। और मौके पर क्रय ले रहे हो साथियों तो वो कितनी होगी साथियों, वो 50,000 से कम। अगला है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या आरटीपीपी आ जाएगा अनुसार जब उपापन की विषय वस्तु पशुधन, कपास, तिलहन या ऐसी अन्य कृषि उपज से संबंधित है जिनमें कीमतें निरंतर उतार चढ़ाव होता है। ये दो चीज़ें क्या है, जो कीमत है कभी बढ़ती है कभी गिरती है। ठीक है, जो कि किससे है, पशुधन से, कपास से, तिलहन से, इससे संबंधित है। और उपापन संस्था की राय में उक्त विषय वस्तु खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से उपाप नहीं की जा सकती, ओपन टेंडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दिन तो रेट बढ़ जाती है, दूसरे दिन रेट कम हो जाती है, तो फिक्स रेट नहीं होने के कारण ओपन टेंडर नहीं कर सकती। तब निम्न में से किस विधि के माध्यम से ऐसी सामग्री का आप उपापन कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। इसमें दिया गया है मौके पर क्रय पद्धति के माध्यम से ऐसे सामान खरीदोगे आप, प्रतियोगिता बातचीत के माध्यम से खरीदोगे, या सीमित बोली के माध्यम से इस प्रकार सामग्री क्रय करोगे, या दर संहिता के माध्यम से सामग्री क्रय करोगे। तो इसमें साथियों आएगा बी आंसर आएगा, प्रतियोगिता बातचीत। आपसी जब बातचीत करके इसमें कभी इस प्रतियोगिता बातचीत विधि ली जाएगी, ताकि रेट जो फिक्स होती नहीं है, आज रेट गिर रही है कल रेट कम हो रही है, तो आपस में बातचीत करके इस विधि का ही प्रयोग करना होगा। अगला है, राजस्थान लोक उपापन में मौके पर क्रय पद्धति। ठीक, या मौके पर क्रय मतलब स्पॉट्स परचेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान लोक उपापन में मौके पर क्रय पद्धति का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इसमें दोनों चीज़ दी है, धारा भी दी गई है और नियम भी दिए गए हैं, अलग अलग चीज़ें दी गई है। तो आपको स्पॉट्स परचेज के बारे में बताना है, तो इसमें जो आंसर आएगा साथियों वो आएगा, आंसर आएगा धारा 34(2) में दिया गया है। देखो साथियों, यहाँ 34(2) और यहाँ 34(1) है, तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीज़ दे दे, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ जैसे कि ये 24 में, ये 25 में, जबकि ये 25 में है, तो हो सकता है यहाँ पे भी 25 दे दिया जाए ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये जो मौके पर क्रय धारा की बात करें तो 34(2) में देना है, और नियम की बात करें तो 25 में आपको बताना है, आंसर देना इसमें।
अगला है निम्न परिभाषा को सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ डेफिनेशन दी गई है, इनको बताना है। जैसे उपापन संहिता की परिभाषा कहाँ है, उपापन संस्था की, उपापन प्रक्रिया की, उपापन की, तो आपको ये बताना है। तो साथियों इसमें आंसर बताते हैं, डायरेक्ट डी आंसर आएगा। उपापन संविदा की परिभाषा साथियों 214 में दी गई है, ठीक है। उपापन संस्था की 216 में दी गई है। उपापन प्रक्रिया की साथियों 215 में दी गई है और उपापन की 212 में दी गई है। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अनुसार उपापन संस्था में क्या शामिल नहीं है। इट मीन्स जो उपापन संस्था की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, राज्य सरकार का कोई भी विभाग या इसके अधीनस्थ कार्यालय, राज्य विधानमंडल द्वारा गठित कोई भी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसाइटी या न्याय या स्वायत्त निकाय, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसमें व्यय की पूर्ति राज्य की लोक निधि से की जाती है। तो यहाँ साथियों इसका आंसर क्या शामिल नहीं है, ये डी गलत आंसर है। यहाँ राज्य निधि आएगा, लोक निधि की जगह क्या आएगा, राज्य निधि। राज्य निधि के अलावा और कोई भी निधि दे दी गई हो तो वो इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें डी आंसर आएगा साथियों। अगला है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अनुसार उपापन संस्था अपनी बाध्यताओं से बचने के लिए प्राक्कलित मूल्य को न तो विभाजित करेगी, ना ही मूल्यांकन रीति विशेष का उपयोग करेगी। यह कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है, यह भी साथियों एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, इसको समझने की कोशिश करें साथियों। इसमें कहा गया है कि आरटीपीपी के अनुसार उपापन संस्था जो होती है अपनी बाध्यताओं से बचने के लिए प्राक्कलित मूल्य अर्थात एस्टीमेट कॉस्ट को न तो विभाजित करेगी। यहाँ कहने का मतलब है जैसे कि आपको कोई टेंडर करना है 2 लाख का, ठीक है, तो आपको वो जिसकी जो लिमिट है 2 लाख वो एक साथ सामग्री ले ले, उसको ऐसे मतलब कि जैसे कि लिमिट तो वित्त वर्ष में कितनी है 3 लाख है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि वो टेंडर नहीं करना पड़े, 1 लाख से कम हो, तो उसको 1 लाख से कम का शो करते करते वो टुकड़ों में डिवाइड करके आपको टेंडर आयोजित नहीं करना, सामग्री क्रय नहीं करनी है, बल्कि वो 3 लाख 5 लाख जो भी है उसका एक साथ ही आप टेंडर करें, ये कह रहे हैं ये बात। तो बाध्यताओं से बचने के लिए प्राकृतिक मूल्य को न तो विभाजित करेगी, ना ही मूल्यांकन रीति विशेष का उपयोग करेगी। यह कौन सी धारा में दिया गया है, तो इसमें आंसर आएगा साथियों 8(2) में, धारा 8(2) में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है राजस्थान लोक उपापन के अनुसार उपापन संस्था और बोली लगाने वाला, 2 चीज़ बात कर रहे हैं, एक तो उपापन संस्था की और बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठ संहिता का, ये इम्पोर्टेंट है साथियों, का पालन करना होगा। यह उल्लेख किया गया है धारा 12 नियम 82, धारा 11 नियम 80, धारा 12 नियम 82, धारा 11 नियम 82। इस प्रकार का जब ऑप्शन आएगा तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है सत्यनिष्ठ संहिता का धारा 11 और नियम 80 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है राजस्थान लोक उपापन में जब वित्तीय पहलू पर विचार करने से पूर्व, क्या कह रहा है, वित्तीय पहलू अर्थात फाइनेंशियल जो बिड होती है उस पर विचार करने से पूर्व किसी बोली के तकनीकी पहलू को, इट मीन्स टेक्निकल बिड को पहले का मूल्यांकित करना आवश्यक हो तो कौन सी लिफाफा पद्धति अपनाई जाएगी। ये कहने का मतलब ये है साथियों, ये कह रहा है कि कोई देखो 2 पद्धति होती है, एक लिफाफा और द्वि लिफाफा। एक लिफाफे में क्या होता है साथियों, जिसके अंदर सब कुछ आपने एक में ले लिया हो, और द्वि लिफाफे में ये होता है कि जब टेक्निकल में मूल्यांकित हो जाएगी, इट टेक्निकल जब क्लियर हो जाएगा, वो जो उसमें पास होंगे वही वित्तीय बोली उनकी खुलेगी, ओपन होगी। तो यही पद्धति जो कहलाएगी वो साथियों आएगा द्वि लिफाफा पद्धति कहलाएगी साथियों। ये अगला है
राजस्थान लोक उपापन में राज्य लोक उपापन पोर्टल का उल्लेख कहाँ किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। इट मीन्स एसपीपी पोर्टल का उल्लेख आरटीपीपी में कहाँ किया गया है, तो धारा 12 नियम 5, धारा 17 नियम 4, धारा 12 नियम 4, धारा 17 नियम 5, ये ऑप्शन है। इसमें भी साथियों आंसर आएगा धारा 17 में और नियम 4 में आरटीपी इस एसपीपी पोर्टल का उल्लेख किया गया है। अगला साथियों, आरटीपीपी में 2012 के अनुसार संविदा का अधिनियम कीमत की कसौटी पर हो तो कौन सी बोलीदाता की कीमत का चयन किया जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है साथियों, यदि कोई टेंडर किस पे आधार किया गया, कीमत की कसौटी पर किया गया हो, तो कीमत का चयन कैसे किया जाएगा। न्यूनतम बोलीदाता जिसने सबसे न्यूनतम बोली दी है उसका चयन करेंगे, जिसने सबसे अधिकतम बोली दी गई है उसको सिलेक्शन करेंगे अपन, सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता को देंगे या सर्वाधिक लाभप्रद अनिश्चित बोलीदाता को देंगे। तो साथियों इसके अंदर आपको देना है आंसर देना न्यूनतम बोली, जिसने सबसे कम रेट वो अपने को दी है उसको, क्योंकि अपने कीमत की ही कसौटी रखी है, कीमत मतलब जो मूल्य सबसे कम देगा उसको अपन लेंगे, तो न्यूनतम बोलीदाता को का चयन किया जाएगा। तो इसमें आंसर देना है। तो साथियों इस प्रकार से ये पार्ट 3 के रूप में हमारे एमसीक्यू थे। यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अधिक एमसीक्यू के लिए आप वर्षिका एकेडमी ऐप पे देख सकते हैं प्ले स्टोर पे।